सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। So very good afternoon to all of you. Today we are going to discuss about constant mesh gearbox, Syncromesh gearbox and epicyclic gear tree. Okay. So yesterday we have discussed about sliding mesh gearbox. So there are some limitations in sliding mesh which we are trying to overcome in constant mesh gearbox. तो सबसे पहले आप एक बार इसका डायग्राम समझ लीजिए कि इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स को हम देखना शुरू करते हैं सबसे लेफ्ट से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेफ्ट में आपके पास क्लच शाफ्ट आपको नजर आ रही है। ये क्लच शाफ्ट आपके पास क्लच से एंगेज होती है और जैसा हमने बोला कि जब भी हम गियर्स को चेंज करते हैं हम क्लच के ऊपर में उसके पास जो आरपीएम आ रहा है उसको एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। इसके ऊपर में हम देखेंगे कि क्लच शाफ्ट के ऊपर एक क्लच गियर लगा हुआ है। ये परमानेंटली इसके ऊपर अटैच रहता है और ये जैसे जैसे क्लच को आपके आरपीएम मिलते हैं वैसे ये गियर रिवॉल्व होता रहता है। अगेन वी हैव ए ले शाफ्ट इन दिस। नीचे आप देखेंगे तो बिल्कुल कांस्टेंट स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स की तरह ही आपको यहाँ भी ले शाफ्ट नजर आ रही है। तो इस ले शाफ्ट के ऊपर अगेन देयर आर सेट ऑफ डिफरेंट गियर्स और आप देखेंगे कि सबसे जो पहला गियर है वो हमेशा क्लच शाफ्ट के एंगेजमेंट में रहता है और ये कॉन्स्टेंटली इसके साथ रोटेट होता रहता है। और जब ये रोटेट होता है इसके साथ में पूरी ले शाफ्ट रोटेट होती है और इस ले शाफ्ट के ऊपर में आप देखेंगे कि कुछ और गियर्स लगे हुए हैं और उनके साइज अलग अलग हैं। यदि हम देखें तो सबसे लेफ्ट में आपको दिख रहा है सबसे बड़ा गियर है, देन सेकेंड नंबर उससे छोटा, थर्ड और छोटा और फोर्थ में आपको दिखेगा और उससे छोटा गियर नजर आ रहा है। देन वी हैव अगेन आउटपुट शाफ्ट। आप यहाँ पर अगेन ऊपर देख पा रहे हैं, इसे मेन शाफ्ट या आउटपुट शाफ्ट बोलते हैं। और इस आउटपुट शाफ्ट के ऊपर में अगेन आपके पास सेट ऑफ गियर्स माउंटेड है, लेकिन इस बार जो सेट ऑफ गियर्स हैं वो अपोजिट डायमेंशन के हैं। यानी कि जहां पर सबसे बड़ा गियर था उसके सामने सबसे छोटा गियर माउंट है, जो उससे सेकेंड नंबर का छोटा गियर था उसके ऊपर सेकेंड नंबर का बड़ा गियर माउंट है। इसी तरीके से थर्ड नंबर जो सबसे छोटा गियर था उसके ऊपर सबसे बड़ा गियर माउंट है। तो ये हम लोगों ने अरेंजमेंट बनाया हुआ है। और जो सबसे लास्ट आपको गियर दिख रहा है ये है आपके पास रिवर्स गियर और इसमें आप देख सकते हैं कि आइडलर और लगा हुआ है जो कि रोटेशन को वापस रिवर्स करता है। दैट इज द यूज ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल अरेंजमेंट है। इंपॉर्टेंट जो बात है कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स में वो एक तो देखने की वो है कि यहाँ पर स्प्लाइन शाफ्ट होने के बावजूद यहाँ पर कुछ आपको ब्लैक कलर का लाइनिंग दिख रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर बियरिंग। तो ये जो आपको बियरिंग्स दिख रहे हैं जो ब्लैक कलर से, इसका मतलब क्या है? देखिए अभी तक हमने बात करी है कि जब जब हम लोग स्प्लाइन शाफ्ट यूज करते हैं उस स्प्लाइन शाफ्ट पे हम गियर्स को लेफ्ट राइट तो मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में गियर्स को हम रिलेटिव मोशन नहीं दे सकते। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या किया है, इन गियर्स को हमने बियरिंग पर माउंट किया है। इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंटली रोटेट हो सकते हैं, यानी ये वाला गियर इंडिपेंडेंट रोटेट हो सकता है। यानी इस जो स्प्लाइन शाफ्ट है ये रोटेट हो रही है या नहीं हो रही है, इससे इस पे कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये इंडिपेंडेंटली रोटेट हो सकते हैं तीनों गियर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए आपके पास में यहाँ से कोई ड्राइव आ रही है और वो आपके पास ले शाफ्ट को घुमा रही है और ले शाफ्ट पे आपके पास मान लीजिए ये गियर फुल्ली अटैच्ड है, ये गियर फुल्ली अटैच्ड है, ये गियर भी फुल्ली अटैच्ड है और इन्हीं के साथ में आप देखेंगे कि आपके ये तीनों गियर्स भी अटैच्ड हैं। तो होगा ये कि इससे आरपीएम इसको ट्रांसफर होंगे और ये तीनों भी घूमेंगे, लेकिन अभी भी आपकी आउटपुट शाफ्ट नहीं घूमेगी बिकॉज दे विल रोटेट इंडिपेंडेंटली। ये गियर और ये गियर तीनों गियर्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंटली रोटेट होंगे। अब इसको रोटेशन कैसे मिलेगा? हमारी ले शाफ्ट कैसे घूमेगी, हमारी आउटपुट शाफ्ट कैसे घूमेगी? सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके लिए हमने एक स्पेशल अरेंजमेंट दिया है दैट इज कॉल्ड डॉग क्लचेस। तो हम देखेंगे यहाँ पे दो डॉग क्लचेस आपको दिखा रखे हैं। तो डॉग क्लचेस क्या होते हैं? इन पे कोई बियरिंग नहीं है, इसका मतलब ये स्प्लाइन के ऊपर डायरेक्टली माउंटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब डॉग क्लच घूमेगा तब तक आपकी आउटपुट शाफ्ट घूमेगी। ठीक है, तो ये फिक्स है। तो डॉग क्लच आपके पास आपको बियरिंग नहीं दिखाना है। जब भी आप डायग्राम भी यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको जो डॉग क्लचेस हैं उनमें बियरिंग नहीं दिखाना, जबकि आपको बाकी के सारे गियर्स में आपको बियरिंग दिखाना कंपलसरी है। Right, so it is mandatory. Now this is the construction of your constant mesh gearbox. यदि हम डॉग क्लचेस की बात समझना चाहें कि ये कैसे होते हैं और क्यों है,
तो आप देखेंगे डॉग क्लचेस कुछ इस तरीके के आपको नजर आ रहे हैं और इनके अंदर में क्या होता है, ऐसे टीथ बने हुए होते हैं। और ये जो टीथ बने हुए थे इसी के अपोजिट टीथ हम लोग क्या करते हैं हमारे गियर के ऊपर में भी बनाते हैं। तो आप देखेंगे ये जो गियर्स हैं, जो पिछले गियर्स थे उससे और इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि इसके ऊपर में क्या है, टीथ बने हुए हैं। इसकी पूरी पेरिफेरी पर टीथ बने हैं, ठीक है। जिस साइड से भी डॉग क्लच आएगा उसी साइड में इसके टीथ बने हुए होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये गियर जो आपको नजर आ रहा है सबसे फर्स्ट, इसमें लेफ्ट साइड में टीथ हैं, जबकि इस सेकंड गियर में राइट साइड में टीथ हैं और थर्ड में अगेन लेफ्ट में टीथ है, क्योंकि डॉग क्लच दोनों साइड मूव कर सकता है, लेफ्ट एंड राइट, और वो जिस भी टीथ से जाके मैच करेगा उसको एंगेज कर लेगा, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं डॉग क्लच का डायग्राम। यदि आप इसको पिक्चोरियल व्यू में देखेंगे तो राइट साइड का डायग्राम आपको नजर आ रहा है। अगेन दिस आरपीएम इज कमिंग फ्रॉम इंजन, देन आपके पास ले शाफ्ट है जिसका ले गियर है, देन पूरी ले शाफ्ट के ऊपर में अलग अलग गियर अरेंजमेंट लग रहे हैं। जो सबसे छोटा गियर है उसके ऊपर सबसे बड़ा गियर आपको नजर आ रहा है। देन अगेन ग्रेजुअली आप देखेंगे तो गियर्स का साइज बढ़ता जा रहा है और ऊपर वाले गियर्स का साइज घटता जा रहा है। यानी हमेशा हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में इनके गियर के डायमेंशंस को यूज करते हैं। और इस वाले पर्टिकुलर डायग्राम में आप देखेंगे तो आपके पास 3 डॉग क्लचेज हैं, जिसको हम कैसे चेंज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ गियर लीवर। जो गियर लीवर आपके कंपार्टमेंट में होता है, राइट। तो अभी आप जो देख रहे हैं गियर अरेंजमेंट, आप राइट साइड की बात करिए या फिर आप वापस से आप लेफ्ट साइड की बात करिए। अभी क्या हो रहा है, कोई भी गियर एंगेज नहीं है और ये जो पोजीशन कहलाती है ये कहलाती है न्यूट्रल। तो इस समय जो भी आरपीएम आगे से मिल रहा है इंजन से, वो आपके पास ले शाफ्ट पे ट्रांसफर हो रहा है। ले शाफ्ट से ये चारों गियर्स को लगातार घुमा सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को। और इससे क्या होगा, आपके पास जो आउटपुट शाफ्ट है उसके गियर्स लगातार घूमते रहेंगे, लेकिन आउटपुट शाफ्ट पे कोई आरपीएम नहीं मिलेगा, बिकॉज दे ऑल आर इन बियरिंग। और डॉग क्लचेस भी अभी इंडिपेंडेंट है, तो ये डॉग क्लचेस क्या करेंगे, ये भी नहीं घूमेंगे, क्योंकि ये किसी से ड्राइव नहीं ले पा रहे हैं। जो ड्राइव यहाँ से मिल रहा है वो यहीं पे खत्म हो जा रहा है। तो अभी आउटपुट शाफ्ट पे हमें कोई भी ड्राइव नहीं मिल रहा है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब हम गियर पोजीशन करेंगे तो कैसे ये काम करेगा। जैसे ही हम फर्स्ट गियर लगाएंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट गियर इनमें से कौन सा गियर होना चाहिए, जिसका भी सबसे बड़ा डायमीटर है वही फर्स्ट गियर होना चाहिए। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि सबसे ये राइट में आपको जो नजर आ रहा है दैट इज योर फर्स्ट गियर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे हम फर्स्ट गियर लगाने की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा जो लीवर है हम उसको जैसे ही पुश करेंगे तो हमारा ये फर्स्ट राइट वाला जो डॉग क्लच है ये राइट में शिफ्ट होगा। और शिफ्ट होने के साथ ही क्या होगा, इसके जो टीथ हैं वो टीथ डॉग क्लच के मैचिंग में आ जाएंगे, यानी एक दूसरे में ये टीथ आपस में एक दूसरे के अंदर में होल्ड करेंगे, एक दूसरे के अंदर में इंसर्ट हो जाएंगे। और जैसे ये इंसर्ट होंगे तो अब आप देखिए कि ये वाला गियर तो पहले से ही घूम रहा था, तो ये क्या करेगा, ये गियर अपने रोटेशंस किसको पास ऑन करेगा, इस डॉग क्लच को। तो इसके जो भी रोटेशन है वो इस डॉग क्लच को मिलने लगेंगे और डॉग क्लच से होते हुए ये आरपीएम किस में ट्रांसफर होंगे, आपकी मेन शाफ्ट में। तो यदि हम पूरी चेन समझें तो आपके पास क्लच शाफ्ट से आरपीएम आया, वो गया आपके पास ले शाफ्ट में, ले शाफ्ट रोटेट हो रही है लगातार और ले शाफ्ट का गियर भी रोटेट हो रहा है। और ले शाफ्ट का जब गियर रोटेट हो रहा है तो आउटपुट शाफ्ट का गियर भी लगातार रोटेट हो रहा है। जैसे ही हमने डॉग क्लच को इसे एंगेज किया तो आउटपुट शाफ्ट का जो गियर है वो अपने आरपीएम किसको ट्रांसफर करेगा, डॉग क्लच को। और डॉग क्लच चूंकि किसके ऊपर माउंटेड है, स्प्राइन शाफ्ट के ऊपर में, तो हमने बात करी इसमें रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता। यदि डॉग क्लच घूमेगा तो स्प्राइन शाफ्ट घूमेगी। तो इस जैसे जैसे आपका डॉग क्लच घूमने लगेगा वैसे वैसे आपकी आउटपुट शाफ्ट पे आरपीएम बढ़ते चले जाएंगे। तो ये कंप्लीटली किसके थ्रू हुआ, डॉग क्लच के थ्रू। और इसी तरीके से जब हमें सेकंड गियर लगाना है तो हम जैसे ही लीवर को चेंज करेंगे आप देखेंगे कि ये डॉग क्लच वापस से लेफ्ट में आया और ये पूरी तरह से लेफ्ट में जाके एंगेज हो गया। अब क्या होगा कि जो आरपीएम आपके इस गियर को मिल रहे थे वो इस डॉग क्लच के थ्रू होते हुए आउटपुट शाफ्ट को मिलेंगे। यानी हम वापस से समझे सेकंड गियर को, तो आपके पास इनपुट शाफ्ट, देन आपके पास ले शाफ्ट, देन ये सेकंड गियर के लिए जाएगा। सेकंड गियर का जो ले शाफ्ट है वो उसका गियर घूम रहा है और वो लगातार किसको घुमा रहा है, आउटपुट शाफ्ट के गियर को। और जैसे ही आपके पास में डॉग क्लच इससे एंगेज होगा तो ये टीथ के थ्रू होता हुआ क्या करेगा, सारी आरपीएम किसको ट्रांसफर करेगा, डॉग क्लच को। और डॉग क्लच किसको ट्रांसफर करेगा, आउटपुट शाफ्ट को। सो जो भी आरपीएम हमें मिल रही है वो सेकंड गियर के रेस्पेक्ट में हमें मिल रही है। यानी फर्स्ट वाला सबसे धीरे घूम रहा था तो ये डॉग क्लच भी धीरे घूमेगा, सेकंड वाला उससे तेज घूम रहा था तो हमारा डॉग क्लच भी उससे तेज घूमेगा। और थर्ड वाला इसी तरीके से आप देखेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट में नजर आ रहा है, इसको हम जैसे ही राइट में करेंगे और थर्ड गियर लगाएंगे
तो ये क्योंकि इसका डाया तीनों के मुकाबले में सबसे छोटा है, तो इसके आरपीएम ऑब्वियसली सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका डॉग क्लच थर्ड गियर पे एंगेज होगा। फोर्थ गियर भी आपको दिखा रखा है। फोर्थ गियर हमने जब स्लाइडिंग मैश में पढ़ा था तो हमने इस जो शाफ्ट थी, आउटपुट शाफ्ट को डायरेक्ट इनपुट शाफ्ट से कनेक्ट किया था। इसमें भी हम वही काम करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ डॉग क्लच ओनली। तो आप देखेंगे इनपुट शाफ्ट पे भी आपके पास डॉग क्लच दिख रहे हैं। तो इनपुट शाफ्ट का जो गियर है वो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, डॉग क्लच से इंटरफेयर कराएंगे, और जैसे ही आपके पास आरपीएम ट्रांसफर होंगे वो आपके मेन शाफ्ट के आरपीएम ही आपको आउटपुट शाफ्ट पे मिलने लगेंगे और वो आउटपुट पे प्राप्त होंगे। सो दिस इज हाउ अवर इनपुट एंड आउटपुट वेरीज। अब बात करते हैं रिवर्स गियर की। तो रिवर्स गियर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाया हुआ नहीं है। रिवर्स गियर विल ऑल्सो अगेन विल वर्क इन द सेम मैनर। हमारे को एक क्लच चाहिए जो कि क्या करेगा, रिवर्स गियर को एंगेज करेगा। यहाँ पर एक डॉग क्लच और चाहिए हमको जो कि इस रिवर्स गियर को एंगेज डिसएंगेज करेगा। और जैसे ही वो एंगेज होगा अगेन क्या होगा आपके पास, क्योंकि ये काउंटर शाफ्ट आपकी लगातार घूम रही है, आइडलर आपका रिवर्स डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो रिवर्स गियर है वो शाफ्ट पूरी शाफ्ट को आउटपुट को रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगा जैसे आप इससे डॉग क्लच को अटैच करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप राइट वाले में देख सकते हैं आपको रिवर्स गियर प्रॉपर्ली दिखाया हुआ है और यहाँ पर आपको डॉग क्लच दिखाया हुआ है। तो रिवर्स लेने के लिए भी आपको क्लच को चेंज करना पड़ेगा, और जैसे ही आप राइट में करेंगे तो आपका राइट वाला इसके साथ एंगेज हो जाएगा और गाड़ी आपकी रिवर्स घूमेगी बिकॉज ऑफ दिस आइडलर गियर। So this is the practice which we are following in constant mesh gearbox. Now the question arises कि सर हम खिसका तो इसमें भी रहे और खिसकाने का काम स्लाइडिंग मैश में था, लेकिन अब अंतर क्या हो गया, हम पूरे गियर को नहीं खिसका रहे, हम सिर्फ और सिर्फ किसको खिसका रहे हैं, डॉग क्लचेस को। तो बहुत फर्क पड़ेगा हमारे, क्योंकि जो मेन गियर्स होते हैं ये काफ़ी हैवी होते हैं और काफ़ी बल्की होते हैं, जबकि उसके रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो डॉग क्लचेस काफ़ी हल्के होते हैं और छोटे होते हैं। तो हम डॉग क्लचेस को आसानी से लेफ्ट राइट मूव करा सकते हैं और उनके साथ हम एंगेज और डिसएंगेज करा सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, वाइब्रेशन बहुत कम हो गई और जो हमारे पास हीट जो जनरेट हो रही है वो भी कम हो गई। तो दोनों ही बातों में हमारे लिए एडवांटेज मिला। तो इट इज़ बेटर देन स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। ठीक है, लेकिन अगेन यदि हम बात करें हैवी लोड यदि हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस टीथ के मुकाबले जो पहले वाला था कांस्टेंट मैश वो ज्यादा टॉर्क ट्रांसफर कर सकता है, बिकॉज उसमें क्या हो रहा है, आपके पास डायरेक्ट टीथ टू टीथ कनेक्टिविटी है और वो ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर पाएगा बजाय इस अरेंजमेंट के, क्योंकि यहाँ पर जितना भी टॉर्क ले रहा है वो सारे स्ट्रेस कंसंट्रेशन किस पे पड़ेंगे, आपकी इन टीथ के ऊपर में। तो वो टीथ भले ही आपकी गियर के हों या फिर भले ही आपके डॉग क्लच के हों, उनके ऊपर स्ट्रेस कंसंट्रेशन पड़ेगा और बहुत ज्यादा लिमिट के यदि हम टॉर्क ट्रांसफर की बात करें तो हो सकता है कि ये उतना बियर नहीं कर पाए और ये ब्रेक हो जाए। तो कांस्टेंट मैश अपनी जगह सही है, लेकिन स्लाइडिंग मैश अपनी जगह सही है, और कांस्टेंट मैश बिकॉज ऑफ द ईज हम लोग कह सकते हैं कि ये अच्छा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ अवर कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स वर्क। मैं आपको इसका एक वीडियो दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो। So in this diagram you can see the arrangement. This is clutch gear, this is your lay shaft, and different gears are mounted on it. So when your clutch shaft is rotating, your counter shaft is also rotating, and all the gears who are present on this counter shaft will also rotate along with it, and these gears are always in connection with the gears which are mounted on your output shaft. But output shaft will not rotate. You can see a mark over here on output shaft when it is rotating and when it is not rotating. So just because of rotating of these gears mounted on output shaft does not mean that your output shaft will rotate. It will rotate only when your dog clutches which is shown over here. तो ये जो dog clutches हैं, whenever they are moved left or right, only then your output shaft will rotate. Okay? तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको जो गियर्स हैं उनके एक पेरिफेरी पर एक साइड में आपको दिख रहा है कि अलग से और गियर्स की एक लाइन है, और ये गियर्स की लाइन जो आपको दिखेगी वो किसके साथ मैच करती है, आपके जो आपके पास डॉग क्लचेस हैं। तो डॉग क्लचेस क्या होता है, पहले इसके साथ जाकर के बराबर में आता है और उसके बाद ये रिंग जो होती है, ये रिंग क्या होती है, हल्की सी स्लाइड होती है जो कि हाफ ओवरलैप कर लेती है। हाफ तो ये रहती है इसके ऊपर में यानी कि डॉग क्लच पे, और हाफ ये ओवरलैप हो जाती है किसके ऊपर में, गियर के ऊपर। तो इट विल वर्क एज ए होल यूनिट।
और जैसे हम वापस हटाते हैं तो सबसे पहले ये जो रिंग होती है ये ऊपर से हटती है और उसके बाद डॉग क्लच आपका मूव होता है. तो यू कैन सी दिस इन योर एनिमेशन. So now you can see कि this is neutral gear. Your shaft is not rotating. You can see this output shaft is not rotating, but when you engage this to the bigger wheel, your output shaft start rotating at a lower RPM. Okay. In front view also you can see now this output shaft will start rotating, but very slowly. Okay. Now second gear is engaged, so the output shaft start rotating at more RPM with respect to earlier one, first gear. So this is the animation where you can see, and now we are engaging third gear. So again third gear will engage and RPM will increase. So this is how our third gear will engage. And when final gear is obtained, like the top gear, it will directly connected with your clutch gear. So as soon as your clutch gear is engaged, you can see this ring is overlapping both of the gears. So it will act as a single unit then. So this is how your gears are working. In this, you can see the reverse gear also. When you engage your reverse gear, it will work in a reverse direction. So this is how your constant mesh gearbox work. Okay, I hope all of you understand this. So now let's move towards Syncromesh gearbox. So आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा. आपके कॉन्सेप्ट स्लाइडिंग मैश के क्लियर होने चाहिए और कांस्टेंट मैश के क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हमने दोनों को यूज करके सिंक्रोमश गियर को बनाया है. तो पहले हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं बहुत ध्यान से कि सिंक्रोमश गियर बॉक्स का कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होता है. तो हम सबसे पहले लेफ्ट वाले जो हमारा व्यू है हम उसको ध्यान से समझते हैं. अगेन हम बात करते हैं क्लच शाफ्ट आपके पास लेफ्ट से आ रही है, उसके बाद हमारे पास नीचे ले शाफ्ट है और ले शाफ्ट पे अगेन वापस से कई सारे गियर्स माउंटेड हैं और जो आउटपुट शाफ्ट है अगेन उस आउटपुट शाफ्ट के ऊपर में भी कई सारे गियर्स माउंटेड हैं. ठीक है, आप ये ब्लैक कलर का अगेन से देख रहे हैं, दिस इज अगेन योर बियरिंग मटेरियल. यहाँ पर बियरिंग लगा रखा है हम लोगों ने. इसका मतलब वही है जो कि हम लोग अभी कांस्टेंट मैश में पढ़ के आए हैं. इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको क्लच शाफ्ट पे इनपुट मिल रहा है, क्लच गियर घूम रहा है, ले शाफ्ट पे क्या हो रहा है, रोटेशन मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्लच गियर, और इसकी वजह से ये सारे गियर्स लगातार घूमते रहेंगे. और ये जब गियर्स घूमेंगे तो जो भी गियर्स आपके किसके ऊपर माउंटेड हैं आउटपुट शाफ्ट पे, ये भी लगातार घूमेंगे. ठीक है, तो ये लगातार घूमते रहेंगे लेकिन आउटपुट शाफ्ट नहीं घूमेगी. आउटपुट शाफ्ट क्यों नहीं घूमेगी? क्योंकि ये सब बियरिंग से कनेक्टेड है. अब हमने अंतर क्या किया है, अब हम पहले जो यूज कर रहे थे हम यूज कर रहे थे डॉग क्लचेस की, लेकिन आप ध्यान करेंगे कि डॉग क्लचेस में हम कर क्या रहे हैं, उनको मैच करा रहे हैं आपके गियर्स के साथ में. लेकिन जो प्रॉब्लम फर्स्ट वाले में थी यानी स्लाइडिंग मैश में थी, वो कुछ हद तक तो हमारी कांस्टेंट मैश में भी रही. यानी कि हम लोग जो उसको मूव करा करके और उसके ऊपर में लेके जाते हैं तो झटका तो वहां भी लगता है लेकिन कम लगता है. हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल झटका नहीं लगता है या नॉइज नहीं होती है. देयर विल बी अ नॉइज, देयर विल बी अ वाइब्रेशन, बट इट इज लेस एज कंपेयर टू द स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स. हम चाहते हैं कि हम उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, हम उसको हटा दें और ये जो एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट हो ये बहुत स्मूथ बन जाए. इसी के लिए हम लोगों ने सिंक्रोमेश गियर बॉक्स यूज किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज सिंक्रोमेश. सिंक्रोमेश का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनाइज करना. आपने वर्ड सुन रखा है सिंक्रोनाइज. सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है कि हम एक से दूसरी चीज को सिंक्रोनाइज करते हैं. अब ये बात कई तरीके से हो सकती है. हम बात करें स्पीड की, हम बात करें टेम्परेचर की, हम बात करें प्रेशर की. तो अलग अलग यदि हम बात करते हैं, यदि दो हमारे पास चैम्बर हैं और दोनों में अलग अलग प्रेशर है और हम उन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, दोनों प्रेशर एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करेंगे और जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए, दोनों में बराबर नहीं हो जाए, तब तक वो क्या करेंगे, ऐसा करते रहेंगे. सेम टेम्परेचर के साथ होगा, सेम आपके पास स्पीड के साथ में होगा. तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोमेश गियरबॉक्स. तो हम क्या करेंगे, स्पीड को सिंक्रोनाइज करेंगे कि पहले की स्पीड के बराबर जब दूसरे की स्पीड आ जाए तभी हम उसको फुली एंगेज करेंगे.
तो ये हम करते कैसे हैं, इसके लिए हमने स्पेशल टाइप के, एक तरह से कह लीजिए जैसे डॉग क्लच हम यूज करते थे, उसी तरह से हमने यहाँ पर जो आपके पास सिंक्रोमश रिंग हैं उनको हमने डिजाइन किया हुआ है। और यहाँ पर इसकी पहले हम कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। जो भी गियर्स आपके पास एंगेज और डिसएंगेज होंगे उनके ऊपर में भी इस तरह के आपके पास शेप बना हुआ है एंड इट इज इन कोनिकल शेप। आप देखेंगे ये कोनिकल शेप का प्रोजेक्टेड एरिया बनाया हुआ है और जो डॉग क्लचेज हैं उसमें भी आउट जो पेरिफेरी है उस पर आपको कोन जैसा ही शेप बनाया हुआ है। ये पूरी पेरिफेरी पर है, यानी कि कोनिकल शेप का आपके पास में डॉग क्लच बनाया हुआ है। डॉग क्लच डायरेक्ट किसके ऊपर माउंटेड है, आपके स्प्लाइन शाफ्ट के ऊपर, यानी यहाँ पर कोई बेयरिंग मटेरियल नहीं है। यदि डॉग क्लच घूमेगा तो आपकी स्प्लाइन शाफ्ट घूमेगी। लेकिन डॉग क्लच के ऊपर में हमने एक और चीज किया है, दैट इज कॉल्ड स्लिप रिंग। यहाँ पर हमने क्या किया है, स्लिप रिंग लगा रखी है और ये लेफ्ट राइट मूव कर सकती है। ये जो रिंग आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से लेफ्ट और राइट में मूव कर सकती है। और इसमें जो गियर्स हैं, इसके जो आउटर पेरिफेर जो गियर हैं, किसके, आपके डॉग क्लच के ऊपर जो गियर्स हैं, वही गियर की प्रोफाइल इसके अंदर में भी, स्लिप रिंग के अंदर की साइड में भी है। इस चीज को समझने के लिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। ये आपके पास आपको नजर आ रहा है, जो डॉग टीथ हैं वो आपके पास ये नजर आ रहे हैं, और रिंग विथ इंटरनल डॉग टीथ, यानी जो आपको आउटर रिंग दिख रही है इसके अंदर की साइड में भी आपके पास क्या है, टीथ कटे हुए हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पे स्लाइड कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में घूम नहीं सकते क्योंकि लॉक हो चुके हैं टीथ के थ्रू, ओके। और यहाँ पर यदि हम बात करें, दिस इज योर गियर, दिस इज योर डॉग टीथ, तो यहाँ पर डॉग टीथ हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स में हुआ करते थे। इसमें एडिशनली क्या अटैच हो गया है, ये कोन अटैच हो गया है। तो दिस कोन इज हियर, और यहीं पर अपोजिट कोन आपको डॉग क्लच में दिखाया हुआ है, और यहाँ पर आपको स्प्लाइन शाफ्ट दिखाई हुई है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, मेन शाफ्ट का डिजाइन है, जो ये मेन शाफ्ट आपकी राइट में नजर आ रही है। नाउ इससे फायदा क्या हुआ, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली। सो अब क्या हो रहा है, जैसे ही आपके पास में इनपुट शाफ्ट से आरपीएम ट्रांसफर हो रहे हैं, आपके पास में क्लच गियर घूम रहा है, क्लच गियर घूम रहा है, उसी के साथ में आपका ले शाफ्ट भी घूम रहा है, या कह लीजिए काउंटर शाफ्ट भी घूम रही है। और इस काउंटर शाफ्ट पे जितने भी लगे हुए गियर हैं वो सारे भी लगातार घूम रहे हैं। इनके साथ में रेस्पेक्टिवली जो भी गियर मेन शाफ्ट पे लगे हैं वो भी लगातार घूमते रहेंगे, बट आपके पास मेन शाफ्ट पे कोई आरपीएम नहीं मिलेगा। अब जब आपको मेन शाफ्ट पे आरपीएम चाहिए तो सबसे पहला काम आप करेंगे, डॉग क्लच को किसी न किसी गियर के साथ एंगेज करने का काम। नाउ हाउ वी अचीव दिस, वी शुड अंडरस्टैंड। अब मान लीजिए कि सबसे बड़ा जो गियर है, दिस गियर इज बिगर देन सी, डी गियर इज बिगर देन सी, सो वी अज्यूम दैट दिस इज योर फर्स्ट गियर। सो नाउ हाउ वी विल एंगेज दिस गियर, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही जो स्लाइडिंग डॉग है हम उसको इसके पास लेके जाएंगे धीरे धीरे, तो सबसे पहले जो टच होगा, क्या टच होगा, स्लाइडिंग डॉग का कोनिकल सरफेस, जो कोन है इसका जो सरफेस है वो आपके पास गियर के कोनिकल सरफेस से धीरे धीरे टच होना शुरू होगा। तो होगा क्या, अभी हमने बात करी कि ये शाफ्ट आपकी घूम रही है और ये सारे गियर्स भी घूम रहे हैं, तो मान लीजिए ये 500 आरपीएम पर आपके पास घूम रहा है। तो होगा क्या, जैसे जैसे हम इसको धीरे धीरे इसके ऊपर लेके आएंगे तो आपका क्या होगा, ये 500 आरपीएम धीरे धीरे इस पे ट्रांसफर होने लगेगा जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कोन आपके डॉग क्लच के कोन को धीरे धीरे आरपीएम ट्रांसफर करने लगेगा, और ये धीरे धीरे क्या करेगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50 करते करते ये 500 आरपीएम की तरफ पहुंचेगा। और जैसे जैसे हम इसको आगे लाएंगे ये पूरा कोन एक दूसरे कोन के ऊपर में टच हो जाएगा, और लगभग हम ये मानेंगे कि इसकी स्पीड जिस आरपीएम पर ये गियर घूम रहा था, फॉर एग्जांपल वी सेड 500 आरपीएम, तो हमारी धीरे धीरे 500 आरपीएम किसको मिलने लग गई, हमारे डॉग क्लच को मिलने लग गई है, और डॉग क्लच भी 500 आरपीएम पे घूमने लगा है। और जैसे जैसे डॉग क्लच 500 आरपीएम पे पहुंचा, आपकी आउटपुट शाफ्ट भी 500 आरपीएम पे पहुंच चुकी है। नाउ द थिंग कम्स ओवर हियर, हमने कांस्टेंट मैश में यहीं तक का काम किया था सिर्फ, और वो भी एकदम से किया था, यानी कि हमने इंपैक्टफुली एक दूसरे से एंगेज किया था, जबकि हमने सिंक्रोमेश में क्या किया, स्पीड को सिंक्रोनाइज किया, यानी हमने धीरे धीरे 500 आरपीएम तक पहुंचे हैं, यानी कोई झटका आपको डॉग क्लच को नहीं लगेगा। जिस आरपीएम पे ये घूम रहा था ये अपने आरपीएम डॉग क्लच को धीरे धीरे देगा। जैसे ही 500 आरपीएम पर पहुंच गया और ये पूरी तरह से एंगेज हो गया, अभी भी आपके पास में जो आपका लीवर है वो और आगे जाएगा, और जब ये 500 आरपीएम पर दोनों आ चुके हैं, आपके पास रिंग गियर क्या होगी, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो क्या होगा, ये अपनी जगह इस पे से छोड़ के डॉग क्लच के ऊपर से हट करके ये धीरे धीरे किस पे शिफ्ट होने लगेगी, मेन गियर के ऊपर में।
और मेन गियर पर भी यहाँ पर टीथ बने हुए हैं। जैसा टीथ अभी हमने डिस्कस किया था वैसा ही टीथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऐसा ही टीथ आपके पास इस गियर के आउटर रिंग में भी बने, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉग टीथ। तो क्या होगा, आपके पास ये जो रिंग है ये क्या करेगी, रिंग इस डॉग टीथ के ऊपर में ओवरलैप करेगी और ये जो रिंग है इट विल एक्ट एज ए बाइंडर, ये दोनों को बांधे रखने का काम करेगी। किसको, इस डॉग क्लच को और इधर से इस गियर को। यानी कि इस पोजीशन में जब ये लॉन्ग रन पे मान लीजिए आप फर्स्ट गियर पे चल रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है आपके पास ये एज ए यूनिट बन चुका है। यानी अब जो ट्रांसफर हो रहा है, अब हम सिक्वेंशियली देखते हैं कि हमारे पास यहाँ से आरपीएम आई है, क्लच गियर में गई, क्लच गियर से होती हुई हमारे पास ले शाफ्ट में चली गई है और ले शाफ्ट पे जितने भी गियर से हम घूम रहे हैं, तो हमारे पास जो ले शाफ्ट का रेस्पेक्टिव गियर है जो गियर 1 के साथ अंगेज है, ये लगातार घूम रहा है। और ये लगातार घूम रहा था तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपके पास जो आरपीएम है वो स्लोली पहले तो आपके पास इस कोन से होते हुए इस डॉग क्लच में ट्रांसफर हुए और डॉग क्लच से होते हुए आउटपुट शाफ्ट को मिलने लगे। तो आउटपुट शाफ्ट 500 आरपीएम पे चलने लगी। लेकिन जब ये फुल अंगेज पोजीशन में होगा तो अब ये जो टॉर्क ट्रांसफर करेगा ये जो आप देख रहे हैं कोन के थ्रू नहीं करेगा, फिर इसके पास जब फुल्ली एंगेजमेंट पोजीशन में क्या करेगा, ये जो आपके पास डॉग टीथ हैं, इस डॉग टीथ से होते हुए ये रिंग को ट्रांसफर करेगा और रिंग क्या करेगी, पूरे इस डॉग क्लच को घुमाएगी। यानी अब यहाँ पर किसी भी तरीके से स्लिप होने का कोई चांस नहीं रह गया, क्योंकि कोनिकल जो शेप थी इसमें स्लिप हो सकता था, लेकिन अब जब ये फुल्ली तरह से एंगेज हो गया तो अब यहाँ कोई स्लिप नहीं होगा। जितने आरपीएम हमारे पास आउटपुट जो शाफ्ट है इस गियर को मिल रहे हैं, उतने आरपीएम हमारे इस जो आपके पास में डॉग क्लच है उसको मिलेंगे और डॉग क्लच से होते हुए आउटपुट शाफ्ट पे जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टस है सिंक्रोमेश गियरबॉक्स का। यहाँ पर किसी तरह से हमारे पास झटका नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं, हम जैसे हम दूसरे गियर में लेके जाने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम जैसे ही लीवर को चेंज करने के लिए पुश करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले जो होगा डिसएंगेजमेंट होगा वो इस रिंग के ऊपर में से होगा। जो ये रिंग है आपके पास गियर के ऊपर, इस रिंग पर से सबसे पहले ये जो डॉग क्लच की रिंग है ये बाहर निकलेगी और ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगी। और आप देखेंगे तब तक ये जो आपके पास कोन है दोनों आपके मैचिंग रहेंगे, ये टच रहेंगे। सिर्फ कौन खिसक के गया है, सिर्फ आपके पास रिंग जो है वो इसके ऊपर से निकल करके अपनी वापस मेन पोजीशन पे आ गई है। और अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे क्लच आप डॉग क्लच को साइड करेंगे तब ये जो आपके पास कोन है ये धीरे धीरे इस पे फिसलता हुआ अलग होगा। यानी कि स्पीड जब स्लो होगी वो भी काफी ग्रेजुअली होगी। इसी तरीके से जैसे आप इसको सेकंड गियर लगाएंगे तब आप क्या करेंगे, यहां से लेकर के इसको वापस इधर वाले गियर को एंगेज करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका अगेन जो आपके पास डॉग क्लच नजर आ रहा है, ये डॉग क्लच आपके पास सेकंड गियर है, इसके साथ कोन के साथ टच होगा और अपने आरपीएम क्या करेगा, इस हायर आरपीएम को धीरे धीरे डॉग क्लच पे ट्रांसफर करेगा। और एक समय पर जब ये लगभग बराबर आ जाएगा तो ये एनुलर रिंग क्या करेगी, इसको ओवरलैप कर लेगी और इससे होकर के आपकी पूरे आरपीएम आउटपुट शाफ्ट मिल जाएंगे। इसी तरह से टॉप गियर होगा। तो देखेंगे आपकी इससे बहुत आपके पास जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ हो गई विथ रेस्पेक्ट टू योर कांस्टेंट मैश और स्लाइडिंग मैश। और ये नॉइस फ्री ऑपरेशन हो गया, लगभग इसमें नॉइस जो होती है न के बराबर रहती है। तो ये आपके पास ऑपरेशन जो होता है ये बिल्कुल नॉइस फ्री ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये आपके पास इनिशियल स्टेज थी और ये आपके पास में आफ्टर लॉकिंग जो स्टेज है वो स्टेज है जब आपके पास रिंग जो है लेफ्ट में मूव हो चुकी है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक बॉल लगी हुई होती है, ये क्या करती है, ये इसको अपने आप से हिलने से रोकती है। ये बॉल क्या करती है, स्प्रिंग लोडेड होती है, इसके अंदर इस तरह का सिस्टम होता है, नीचे से स्प्रिंग होती है और यहाँ पर एक गोल बॉल जैसे छर्रा होता है उस तरीके की बॉल होती है। और ये जो रिंग है इसमें कैविटी कटी हुई होती है। तो उससे फर्क क्या पड़ता है, ये अपने आप से लेफ्ट राइट नहीं मूव करें, इसीलिए ये प्रेशर रखा जाता है और इसके स्लाइडिंग जो मूवमेंट है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये स्लाइड जब हम दम लगाते हैं तभी ये स्लाइड होता है, ये अपने आप से लेफ्ट राइट स्लाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, और जैसे ही इसके ऊपर स्लाइड हो जाता है तो आप देखेंगे बॉल नीचे की तरफ दब गई है और इसके ऊपर में क्या हो गया है, ये पूरी की पूरी चीज खिसक के रिंग के ऊपर आ चुकी है। और जब हम इसको वापस रिवर्स करेंगे तो ये जो आपके पास कैविटी है इसमें वापस से बॉल फंस जाएगी और ये इसके लेफ्ट राइट मूवमेंट को रोक देगी। तो ये आपके पास इसका वर्किंग दिखाया हुआ है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए साथ ही आप ये वीडियो भी देखते जाइए so that you can understand the working of Syncromesh gearbox. अभी न्यूट्रल गियर आपको नजर आ रहा है इसमें।
जैसे ही आपने गियर 1 लगाया तो इस वक्त क्या हो रहा है, जो रिंग है आपने ध्यान से देखा होगा, ये जो रिंग है ये क्या कर रही है, जाकर के राइट वाले गियर को ओवरलैप करती है। पहले ये इसके बराबर आती है और फिर ये इसके ऊपर में ओवरलैप करती है, ठीक है। और इस डायग्राम में क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो शेप होती है वो कोनिकल शेप दी हुई होती है आपको, तो कोनिकल शेप के थ्रू ही आप इसको क्या करते हैं, अंगेज और डिसंगेज करने का काम करते हैं, ओके। बाकी वर्किंग आपकी लगभग जिस तरह से आपने कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स अभी पढ़ा, उसी तरीके से इसके भी जो शिफ्टिंग है, जो गियर के थ्रू आप शिफ्ट करते हैं, बिल्कुल उसी प्रोसीजर को आप एडेप्ट करते हैं इसमें, और डॉग क्लचेस की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, उसको अंगेज और डिसंगेज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सारा फंक्शन आपका देखेंगे तो कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स की तरह ही ये एक्ट कर रहा है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अ कंपैरिजन बिटवीन कांस्टेंट स्लाइडिंग एंड सिंक्रोमेश गियरबॉक्सेस, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स की मेरिट्स एंड देन डीमेरिट्स। तो हम स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स को पहले अभी पढ़ चुके हैं, तो उसमें जो इफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत इफिशिएंटली काम करता है, स्लिप होने का चांस नहीं होता है, इसीलिए जो टॉर्क ट्रांसमिट होता है वो भी काफ़ी हाई अमाउंट में होता है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इकोनॉमिकल, यानी सस्ता पड़ता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा जगह पे इंडस्ट्री में जो यूज़ करते हैं वो स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत इकोनॉमिकल इसका कॉस्टिंग आती है हमारे पास। एंड सबसे थर्ड जो चीज़ है वो है बहुत सिंपल डिज़ाइन, बिल्कुल सिंपल स्पर गियर या हेलिकल गियर्स हम यूज़ करते हैं, और स्लाइड करके हम लोग क्या करते हैं, एक गियर को दूसरे गियर से मैच कराते हैं, तो बहुत ईजी रहता है और बहुत ईजी इसका डिज़ाइन होता है। लेकिन साथ ही इसके जो डिसएडवांटेजेस कह लीजिए या डीमेरिट्स कह लीजिए, डिफिकल्ट शिफ्टिंग ऑफ गियर्स। तो जैसा हमने बात किया था कि गियर्स बहुत बल्की होते हैं और उनको पूरी जगह एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराना किस पे, आपके स्प्लाइन शाफ्ट पे काफ़ी डिफिकल्ट होता है। दूसरा हमारे पास बात करें तो नीड टू स्लो डाउन द स्पीड वाइल चेंजिंग द गियर। तो हमें जो चाहिए वो हमें स्पीड जो है बहुत स्लो करनी पड़ती है, तब हम गियर को चेंज करते हैं। तो स्पीड कैसे स्लो होती है, एक तो हम लोग क्लच दबाते हैं, उससे स्पीड आना बंद हो जाती है। दूसरा आपने देखा होगा हम रेस देना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो इन दोनों वजह से क्या होती है, आपकी जब गियर की स्पीड बहुत कम होती है तभी हम एंगेज करते हैं, अदरवाइज टीथ एक दूसरे में टकराएंगे। तीसरा जो चीज़ है वो है नॉइस इन ऑपरेशन। अभी हमने बात करी क्या करते हैं, गियर्स नॉइस प्रोड्यूस करते हैं जब भी आप उनको एंगेज और डिसएंगेज करते हैं, हैवी नॉइस इज देयर एंड इट रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड ड्राइवर टू चेंज द गियर्स। यानी हर कोई जो ड्राइविंग कर रहा है वो इन गियर्स को एंगेज नहीं कर पाता है। कई बार आपने देखा होगा स्कूटर का गियर भी हम जब चेंज करते थे तो गियर कई बार लगता नहीं था। उसका कारण क्या होता था कि वो जो उसके टीथ हैं वो प्रॉपर मैच नहीं हो पा रहे, तो इसलिए हमें क्या हो, स्किल्ड की जरूरत पड़ती है, एक स्किल्ड ड्राइवर की। सेकेंड जो हम बात करते हुए हैं कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स। कांस्टेंट मैश जो गियरबॉक्स है वो अभी हमने पढ़ा और उसमें हमें क्या फायदा मिला, मेरिट्स क्या है उसकी, लेस नॉइजी इन ऑपरेशन। तो हमने देखा जो डॉग क्लचेस हमने लेफ्ट राइट मूव किए उसकी वजह से हमारा एंगेजमेंट इजी हो गया, लेकिन लेस नॉइजी वर्ड यूज किया। हमने ये नहीं बोला है कि नॉइस खत्म हो जाएगी, नॉइस कम हो जाएगी, क्योंकि स्लाइडिंग मैश में सबसे ज्यादा नॉइस मिल रही थी और कांस्टेंट मैश में कम नॉइस हमको मिलेगी। इसी तरह से लेस शिफ्टिंग एफर्ट्स तो आपको करने पड़ेंगे, बट इफ वी विल कंपेयर स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स देन लेस एफर्ट हैज टू बी मेड। तो आपको सिर्फ क्या है, डॉग क्लच को लेफ्ट राइट खिसकाना है, इसीलिए आपको कम एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यदि हम इसकी डीमेरिट्स की बात करें तो हम देखेंगे लेस इफिशिएंट देन स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स। तो हमने अभी भी डिस्कस किया था कि जो इफिशिएंसी है, जो टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, वो आपके पास क्या होगा डॉग क्लचेस में, उसके रेस्पेक्ट में स्लाइडिंग मैश के कम होगा। दूसरा क्या होगा, इसमें जो लॉसेस हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। सेकंड आपके पास जो डीमेरिट है वो है डबल डी क्लचिंग इज रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग ऑफ गियर्स विच कॉजेज फटीग ऑफ ड्राइवर। डबल डी क्लचिंग हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरफ से पहले हम क्या करते हैं, एक डॉग क्लच को डिसंगेज करते हैं और फिर हम दूसरे क्लच को एंगेज करते हैं, यानी कि हमें डबल बार क्या करना पड़ रहा है, उसको डी क्लचिंग करना पड़ रहा है। डी क्लचिंग, डबल डी क्लचिंग एक फिनोमिना होता है जिसमें दो बार आपके पास गियर जो हो रहा है, एक बार न्यूट्रल पे आ रहा है और उसके बाद वापस से क्लच हो रहा है, मतलब एंगेज हो रहा है, तो हमारे पास इसमें फटीग ज्यादा होती है। थर्ड जो हम बात करते हैं सिंक्रोमश गियरबॉक्स। सिंक्रोमश गियरबॉक्स में आप देखेंगे नॉइसलेस गियर चेंजिंग, यानी बिल्कुल नॉइस आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर। दूसरा स्मूथ गियर चेंजिंग, यानी आपको जर्क भी नहीं मिलेंगे, वाइब्रेशन भी नहीं मिलेंगे, बहुत ही स्मूथ आपके पास गियर्स चेंज होंगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह से लेस वाइब्रेशंस, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे थे स्लाइडिंग में या कांस्टेंट में, वो बिल्कुल एक तरह से इसमें कम हो जाते हैं। बिल्कुल एलिमिनेट तो नहीं हो सकते, लेकिन वी कैन से कि वेरी वेरी लेस। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इनिशियल कॉस्ट इज हाई। तो
तो सिंक्रोमेश जो गियर बॉक्स आता है उसकी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हाई होती है कांस्टेंट और स्लाइडिंग मैश के कंपैरिजन में। मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, तो अभी हमने देखा कोन भी चाहिए, कोन के ऊपर रिंग भी चाहिए, तो इसमें टोटल जो जगह होती है वो बढ़ जाती है, तो स्पेस ज़्यादा जरूरत होती है सिंक्रोमेश के लिए। एंड प्रिसाइज ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, यानी इसका जो ऑपरेशन होता है वो बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है। यदि मान लीजिए हम रफ ड्राइविंग करेंगे तो हो सकता है कि आपके जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इसके जो रिंग है उसके अंदर में भी आपने देखा कई छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो हम यदि इसको सही तरीके से हैंडल नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे मेंटेनेंस आएगी और बहुत सारी दिक्कतें हमको मिल सकती है। इसीलिए हम कह रहे हैं प्रिसाइज ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, तो बहुत नपातुला हमें प्रिसाइज वे में ही इसको ऑपरेट करना होता है। So these are the comparison between sliding mesh, constant mesh and synchromesh gear. तो इनको पढ़ने के बाद हमको लग रहा है कि कहीं तो हमारे लिए ये ऊपर वाले ठीक हैं और कहीं हमें लग रहा है कि सिंक्रोमेश ठीक है। तो हम ओवरऑल यदि हम एक अच्छा ऑप्टिमम यूज करना चाहें तीनों गियर्स का, तो वो इस तरीके से होता है कि आज की डेट में जितनी गाड़ियां आ रही हैं उनमें क्या किया जाता है कि जो टॉप स्पीड होती है यानी थर्ड और फोर्थ गियर होता है वो हम लोग सिंक्रोमेश गियर बॉक्स में डाल देते हैं, यानी वहां पर जो स्पीड होगी जो हम गियर चेंज करेंगे वो सिंक्रोमेश तरीके से लगेगा। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड गियर है जो कि कंपैरेटिवली लो आरपीएम पर ही चेंज होता है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, या तो स्लाइडिंग मैश या कांस्टेंट मैश यूज कर सकते हैं। तो जनरली जो सिंक्रोमेश के साथ हम कॉम्बिनेशन लेते हैं वो हम कांस्टेंट मैश का लेते हैं, क्योंकि वहां भी डॉग क्लच तो होते हैं लेकिन दे आर नॉट सिंक्रोमेश टाइप। तो हम फर्स्ट और सेकंड के लिए हम लोग कांस्टेंट मैश यूज कर रहे हैं और थर्ड और फोर्थ या टॉप स्पीड्स के लिए हम लोग सिंक्रोमेश गियर बॉक्स यूज कर रहे हैं। तो इस अरेंजमेंट से हमें फायदा ये हुआ कि हमारा कुछ काम भी आसान हो गया और कम रेट में यानी इकोनॉमिकल वे में हमने एक अच्छी चीज प्राप्त कर ली। तो ये कॉम्बिनेशन काफी, जो आज की डेट में कई गाड़ियां हैं उनमें ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन जो हाई एंड कार्स हैं, जो महंगी कार हैं, उनमें सारे गियर्स ही सिंक्रोमेश दिए जाते हैं सो दैट स्मूथ राइड कैन बी अचीव। सो दिस इज हाउ आवर comparison has been done. Okay, so thank you all of you.